खामोश नजरें क्या देख सकती है, किसी का इंतज़ार। अंतिम पलों में कौन याद आता है, कोई दिल के करीब अपना खास। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई एनवी यही सब सोच रही थी। वो हल्की सी आंखें ऊपर उठाती तो उसको ग्लूकोज की बोतल लटकी हुई दिखाई देती, जो बूंद बूंद करके उसके शरीर में समा रही थी। उसकी बाईं ओर टेबल पर कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, जिसको अब वो खाने की जगह ले रही थी। सामने टीवी था, जिसको वो अब देखती नहीं थी। एक और दरवाज़ा था जो कभी भी खुल जाता था। नर्स आती और शरीर के किसी भी हिस्से में इंजेक्शन लगा देती। कभी डॉक्टर आता था जो कलाई पकड़कर नब्ज टटोलता। शायद एनवी की किस्मत देखता या हाथों की लकीरें देखता, जो अब धुंधली पड़ने लगी थी। डॉक्टर को नब्ज बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एनवी के दाईं ओर कुछ मशीनें थी जो अटखेलियाँ करती, धड़कनों को मापती थी। कभी धीरे धीरे चलती, कभी बहुत तेज़ हो जाती, कभी बिल्कुल ही रुक जाती और फिर अचानक से चल पड़ने लगती। एनवी को उन मशीनों की अटखेलियों के बारे में ज़रा भी पता नहीं था। वो अपनी सारी पुरानी बातें आरोही से दोहरा कर कह चुकी थी। उसने आरोही को चुनौती भी दी थी कि वो उसके पति किशन को उससे छीन लेगी। आरोही भी एनवी की चुनौती को स्वीकार कर चुकी थी। अब बस एनवी को किशन से मिलने की जल्दी थी। उधर किशन को भी एनवी से मिलने की जल्दी थी। दोनों को एक दूसरे से मिलने की इतनी व्याकुलता थी कि कुछ मिनट की दूरी को भी उन्होंने साल भर जैसा इंतज़ार बना दिया था। कुछ देर बाद तेजी से दौड़ता हुआ किशन एनवी के वार्ड का दरवाज़ा खोलता है और वही थम जाता है। दरवाज़ा खुलते ही एनवी की आंखें झट से खुलती है। किशन को देख उसके होंठ मुस्कुरा पड़ते हैं। किशन एनवी को देख सहम जाता है। चेहरा लाल, धड़कनें तेज और आंखों से जैसे जैसे आंसू निकलते हैं। उसके कदम एनवी की तरफ बढ़ते हैं। उसके पीछे आरोही आती है। अपनी ओर किशन को आता देख एनवी बोल पड़ती है, मैंने किशन को पा लिया। यह सुन आरोही अपने कदम पीछे खींच लेती है और खुद से कहती है, मैंने किशन को खो दिया। रुको, पहले ज़रा कुछ लोगों का एहसान उतार दूं। मुझे नहीं पता था कि मैं एक लेखक बन सकता हूं, क्योंकि लेखनी से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं था। कुछ बेचैनियाँ मेरी ज़िंदगी में आ गई और इन्हीं बेचैनियों की वजह से मैं लेखक बन गया। मैं आसपास के माहौल को बड़े करीब से महसूस करने लगा। किसी बात को सुनकर खुश होने लगा और किसी पर परेशान होने लगा। मुझे अब हर इंसान की ज़िंदगी एक कहानी सी लगी और देखो तो सबकी ज़िंदगी कहानी ही है, वरना ना तो हम कुछ लाते हैं और ना ही कुछ ले जा पाते हैं। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है, अगर वो उसको महसूस करे तो। इससे पहले मैं अपनी इस कहानी के हीरो से आपको मिलवाऊं, मैं कुछ अपने ख़ास लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। पहला धन्यवाद मेरे दादाजी स्वर्गीय टीकाराम त्यागी का, जिनका आशीर्वाद मेरा साथ था और रहेगा। अगर दादाजी ये नहीं कहते कि लेखक भूखे मरते हैं तो मैं कभी लेखक न बनता। फिर धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता को, जिनका ये मानना है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो भी कुछ तो कर ही लूँगा। एक धन्यवाद मेरे बचपन के दोस्त कृष्णा गोस्वामी का, जो मेरे हर लिखे पर कहता है, अरे क्या लिख दिए हो त्यागी जी। बस उसके हर रोज़ के इसी झूठ के वजह से मैं लिखना सीख गया। एक धन्यवाद मेरे छोटे भाई निशु त्यागी का, जो छोटा होने के बावजूद बड़े भाई को कामयाब लेखक बनाने में लगा हुआ है। एक धन्यवाद मेरे सलाहकार दोस्त सचिन शर्मा का, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा है। एक धन्यवाद मेरी छोटी बहन बुलबुल त्यागी का,
जिसको बड़ा गुरूर है कि उसका भाई बहुत अच्छा लिखता है। एक धन्यवाद मेरे जीजा जी अंजुल त्यागी का, जो मुझे लिखता हुआ देखकर हंसते हुए कहते हैं, बस तू लगा रहे। एक धन्यवाद उस लड़की का जो हमेशा कहती थी कि तुम ज़रूर लेखक बनोगे। ये फोकट सिर खुजाई है। चलो कहानी पर चलते हैं। सचिन त्यागी। अध्याय 1, किशन आरोही। 16 सितंबर 2018, नोएडा यूपी। 2 दिन पहले यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस था। पिछले साल की तरह ही मैंने अपने पब्लिकेशन के अंतर्गत इस साल में भी बड़े धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया था। कुछ दिनों से लगातार कुछ कार्यक्रम चल रहे थे। हिंदी दिवस मनाने के साथ साथ मैं हर 6 महीने में एक हिंदी फेस्टिवल भी करने लगा हूँ, जो अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि हिंदी को जैसे सब ख़त्म करने पर लगे हैं, इस तरीके से तो हमारी मातृभाषा ख़त्म ही हो जाए। इसी को बचाने के लिए मैंने कुछ कदम उठाए हैं। मेरे निर्णय का फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ विद्वान लोग और युवा शक्ति बहुत बड़ी संख्या में मुझसे जुड़ गई है। उन्होंने इस बात को समझा है कि ये भाषा ही देश की पहचान है, इस भाषा को बचाना ही होगा। नतीजा ये निकला है कि जो हिंदी बूढ़ी हो चली थी उसको फिर से जवानी आने लगी है। कम से कम मेरे आसपास के माहौल में तो यही देख पा रहा हूँ। नई पीढ़ी की जागरूक बच्चे और युवा अब शब्दों से खेलने लगे हैं। उनके लिखे पर अब तालियां भी बजती है और तारीफें भी खूब मिलती है। वो लोग जो बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं और सिर्फ इंग्लिश बोलते थे, हिंदी लिखने, पढ़ने, सुनने और सुनाने लगे हैं। वे मुझे अपनी रचनाएं भेजते हैं। हिंदी दिवस के कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं में बहुत थकान हो गई थी। मैं बिस्तर में पड़ा शरीर को आराम दे रहा था कि मुझे हल्की सी ठंड लगने का एहसास होने लगा। अभी बदन को चादर से ढकता कि किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई। पहले मैं आवाज़ को ठीक से पहचान नहीं पाया। 2 दिन की थकान जो थी, लेकिन फिर ध्यान से सुनने पर समझ आया कि आवाज़ मेरी पत्नी आरोही की थी। पास में रखा मोबाइल उठाकर देखा, सुबह के 9 बज चुके थे। परिंदे अपना गीत गाने वाले सुबह की नौकरी के शिफ्ट पूरी कर चुके थे। सूरज की रोशनी में अब हल्कापन नहीं रह गया था। मेरी सुबह की चाय भी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी आरोही ऑफिस जाने को तैयार हो चुकी थी। किशन उठ जाओ, बहुत देर हो चुकी है। आरोही ने सिर पर हल्का सा हाथ मार कर कहा। मैं नहीं उठ रहा, मैंने नींद में कहा। ठीक है पतिदेव, सो जाओ आप, मैंने आपकी ब्लैक कॉफ़ी बना दी है, जब उठो पी लेना, और मैं ऑफिस जा रही हूँ। आरोही ने मुस्कुराकर मेरे सिर के बाल नोचती हुए कहा। ये सुनते ही मैंने उसका हाथ झट से पकड़ा और कहा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? अरे यार, रोज जहाँ जाती हूँ वहीं जा रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, मत जाओ ना, मेरे पास ही बैठी रहो। मैंने आरोही का हाथ और कस के पकड़ लिया। बच्चों की तरह तुम्हारा हर सुबह का यही ड्रामा है, मुझे रोज ऑफिस को लेट करा देते हो। आरोही ने प्यार से मेरी नाक को खींचते हुए कहा। मैं चुप ही रहा। अब जाऊं क्या किशन? उसने फिर पूछा। जब तक कॉफ़ी पीऊं तब तक बैठी रहो, मैंने शरारत करते हुए कहा। वो पहले हल्का सा मेरी तरफ घूरी और फिर मुस्कुरा कर बोली, नोटी कहीं के। ठीक है बाबा। वो कॉफ़ी लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। मैं उसको देखता रहा, आंखें चलाते हुए। आवाज़ को खींचते हुए वो पूछने लगी, क्या देख रही हो? तुम्हें देख रहा हूँ। सच्ची में किशन, तुम पागल हो, वो शर्माते हुए बोली। तुम्हारे इश्क में, मैंने कहा। चलो दिमाग मत खराब करो, बड़े आए मेरे इश्क में पागल होने वाले। अपना चेहरा देख लो कैसा हो गया है।
काम कर कर के काला पड़ गया है। उसने मेरे कंधे पर कोहनी और हाथ गाल पर रखते हुए कहा, कहाँ देखूं? तुम्हारी आंखों में, मैंने मजे लेते हुए कहा। वो मेरी तरफ घूर कर बोली, शीशे में देखना। तुम्हें पता है ना, मैं शीशा नहीं देखता। क्यों नहीं देखते? उसने बाहें चढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि ये सच बोलता है, मैंने धीरे से कहा। हे भगवान, पब्लिशर से बात करना ही मुश्किल है, शादी करना आसान है क्या? मैंने हंसते हुए कहा। उसने मेरे माथे पर हाथ मारते हुए कहा, चुप कर, बात में से बात निकालते रहते हो। ये बताओ, आज ऑफिस नहीं जाओगे? जाऊंगा यार, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है राइटर सचिन त्यागी के साथ। गुड बॉय के राइटर जो हैं, आरोही ने झट से कहा। हाँ यार, वही बहुत अच्छा लिखते हैं। प्यार पर तो कमाल की पकड़ है उनकी। ऐसा लगता है न जाने उन्होंने किसी से कितनी मोहब्बत की होगी, फिर उस मोहब्बत में कितना टूटे होंगे। उनके लिखे हर एक शब्द में एक अजीब सा नशा है, एक अजीब सा दर्द। हाँ, ये तो सही बोले आप। उनकी लिखी पोएट्री भी ऐसी ही है, जो एक अजीब सा दर्द लेकर घूमती। पहली नोवेल तो हम पब्लिश नहीं कर पाए उनकी, लेकिन इस बार हम पब्लिश करेंगे। यार, कब तक दूसरों की कहानी पब्लिश करते रहोगे? अपनी कोई कहानी लिखो ना। आरोही ने कहा। मेरी कोई कहानी नहीं है। अरे, कोई तो कहानी होगी, उसको लिख दो। उसने मेरे कंधे को हिलाते हुए कहा। अरे नहीं यार, मैंने इस बात को टालने वाले भाव से कहा। अरे, कॉलेज में कोई तो अफेयर रहा होगा, उसकी ही लिख दो। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर पूछा, और तुम्हारा? नहीं, उसने गर्दन हिला कर कहा। बस, फिर क्या लिखे जब हम दोनों के पास कोई कहानी ही नहीं है? मुझे पता नहीं क्यों लगता है कुछ चक्कर था कॉलेज में तुम्हारा। आरोही ने कुछ सोचते हुए कहा। शादी के 2 साल हो गए हैं, अब भी शक करती हो क्या? मैंने कहा। ये सुनते ही वो तेज आवाज में बोली, पागल हो क्या? और फिर मेरे नज़दीक आकर मेरी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद बोली, तुमने पब्लिकेशन का नाम एनवी क्यों रखा? तुम नहीं मिली थी ना पहले, वरना आरोही रख देता। मैंने हंसते हुए कहा। क्यों, कोई एनवी मिली थी क्या मुझसे पहले? क्या यार, सवाल पर सवाल। मैंने बात को टालते हुए और चिढ़ते हुए कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चलो फिर एक काम करो ना, हम दोनों के ही कोई कहानी लिख दो। उसने बड़ी उम्मीद से कहा। हम दोनों की क्या कहानी हो सकती है? अरे, अरेंज मैरिज वाले हैं। अरे मेरी प्यारी पत्नी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 अरेंज मैरिज वालों की कोई कहानी नहीं होती, कहानी लव मैरिज वालों की होती है। वो इस बात से कुछ सहमत हुई और बोली, हाँ ठीक है, फिर अपनी कहानी नहीं तो दूसरों के ही पब्लिश करो। और घड़ी में टाइम देखकर बोली, अरे यार, फिर लेट करवा दी तुमने। मुझे भी जाने दो और तुम भी जाओ सचिन त्यागी से मिलने। उसने जल्दी से अपना पर्स और लैपटॉप बैग उठाया और मेरे माथे को चूम कर चली गई। वो कुछ सवाल जवाब करके चली गई और मेरी जिंदगी के जैसे करवट ही बदल गई, या यूं कहूँ मुझे कोई कहानी मिल गई। कुछ होनी अनहोनी बनकर मेरे करीब आ रही थी, जिसको अब मैं भूल चुका था। वो ख्वाब नहीं, हकीकत बन मेरे करीब आ रही थी। कहते हैं जो तुम्हारी किस्मत में है वो होकर ही रहेगा, बाकी तुम्हारी मेहनत और कर्मों की लड़ाई है। जो कुछ लिखा है लकीरों में वही तो होता है। मत घबराना उस सुख और दुख से जो कुदरत का दिया हुआ होता है। अध्याय 2। लेखक साहब, मेरी जिंदगी में कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि जब मेरे साथ कुछ होने वाला होता है उसी तरह की बातें हमारे आसपास होने लगती है। आरोही ने 2 साल में कभी नहीं कहा था कि अपनी कहानी लिखो, लेकिन आज उसने कहा।
शायद कोई खोई हुई तेज हवा, जैसे आंधी मेरे करीब से गुजरने वाली हो। दोपहर की 3 बज चुके थे और राइटर सचिन मेरे सामने वाली कुर्सी पर थे। चाय के शौकीन सचिन मेरे साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे और राइटर क्यों बने इसका कुछ शब्द जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो मैं सुनना चाहता था वो उन्होंने अभी तक नहीं सुनाया था। मैं उनसे जानना चाहता था कि उनकी जिंदगी में वो कौन लड़की थी जिसको वो लिख रहे हैं। उनके हर एक किस्से में मोहब्बत का जिक्र हुआ, लेकिन लड़की का नहीं। कुछ देर बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, सचिन जी, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो वे मानते हैं जो बुरे होते हैं, अच्छे लोगों को बुरा नहीं लगता। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मैं उनकी इस बात से सहमत हुआ और मैंने मुस्कुरा कर पूछा, वो कौन लड़की थी जो आपको मोहब्बत पर लिखना सिखा गई? ये सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, किशन जी, एक बात बताऊं? हाँ ज़रूर बताएं। मैंने गर्दन हिला कर कहा। मेरे बचपन के एक मित्र हैं, कृष्णा गोस्वामी, आजकल मुंबई में रहते हैं। एक्टिंग में हाथ आजमा रहे हैं। वो एक अच्छे लेखक भी हैं। वो कहते हैं अगर कोई भी चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसकी अहमियत पता नहीं होती, अगर वो कोई चीज़ ना हो तो उसकी अहमियत बहुत होती है। ऐसा ही ब्यूटी ऑफ लव है। हमें अगर किसी से मोहब्बत नहीं मिलती है तो हम अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि फिर हम सोच सकते हैं कि उसकी आंखों में लगा काजल क्या खूब जचेगा, उसकी लहराती हुई जुल्फे धूप में छाँव करेगी, उसकी पायलों की खनक का गीत कानों से होता हुआ अंतरात्मा को तृप्त करेगा, उसका बोलना, उसका चलना, उसका इतराना, उसका रूठ जाना कितना अच्छा होगा। लेकिन अगर वही मोहब्बत हमें मिल जाए तो हम उसमें ये सब नहीं देख सकते, फिर हम सिर्फ उसकी बुराई ढूंढते हैं। अब तुम ही बताओ किशन जी, तुम अपनी पत्नी में बुराई ढूंढते हो या अच्छाई? सचिन ने मुझसे सवाल किया। मैं कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, क्योंकि सचिन की कही एक एक बात में सच्चाई थी और मुझे समझ नहीं आया कि सचिन के सवाल का जवाब क्या दूं। आरोही और मैं लगभग 2 साल से साथ हैं और बहुत खुश भी हैं, लेकिन मैंने कभी उसमें इस तरह की कोई खूबी भी नहीं देखी और ना ही कोई बुराई। शायद इसीलिए क्योंकि हम एक साथ रहने का समझौता जो कर चुके थे। सचिन ने फिर से आंखें चलाकर पूछा, बताओ। मैंने हल्का सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर कहा, गर्दन हिलाते हुए। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब दूं। मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं। तुम्हारी अरेंज मैरिज थी क्या? मैंने गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा किया। इसीलिए सचिन ने कहा। मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। मतलब ये अरेंज मैरिज एक समझौता होता है जो समझदार लोग करते हैं। लव मैरिज पागल लोग करते हैं, क्योंकि मोहब्बत पागल होती है। फिर मेरी तरफ इशारा किया और बोले, तुम ही देखो, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हम जैसे ही लोगों ने तो मिलवाया होगा। अगर तुम दोनों को खुदा खुद मिलवा देता तो बात कुछ और ही होती। मैं ये सुनते ही सचिन के मुंह की तरफ देखने लगा। इतनी बड़ी बात इतने सरल से शब्दों में कैसे कह दी? मैं आरोही की बात सोचने लगा। जब उसने कहा था कि हमारी अपनी कहानी ही लिख लो, मेरी खामोशी देख सचिन हंसने लगे और बोले, ऐसा नहीं है कि मैं आप दोनों के बीच में दरार डाल रहा हूँ। आप दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करें, मेरी यही दुआ है। बस कुछ हकीकत दिल से निकलती है और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का जीवन एक दिलचस्प कहानी ही हो। साधारण सी कहानी के साथ ही ज़्यादातर लोग जीते हैं। जिनकी कहानी दिलचस्प होती है वे कुछ ही खुशनसीब लोग होते हैं।
लेकिन कहानी जिनकी दिलचस्प होती है वे खुद से भी भरी हुई होती है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। पता नहीं सही कहता हूँ या गलत, बस दिल में कुछ बेचैनी सी है, कुछ यादें भी जो शब्दों के साथ निकलती रहती है। शायद ये बेचैनी और कुछ यादें ही आपके लिखने का कारण है। मैंने सवाल किया। हो सकता है, सचिन ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ खामोशी के बाद सचिन बोले, चलता हूँ किशन जी, आप मेरी लिखी स्टोरी देखिएगा और बताइएगा आपके पब्लिकेशन हाउस में ये पब्लिश होने लायक है या नहीं। और वो वहाँ से चले गए। उनके चले जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। वाकई मेरी कहानी साधारण सी ही तो है। 4 साल पहले मेरी ज़िंदगी में वो आई थी, लेकिन उसके चले जाने और आरोही के जीवन में आ जाने के बाद मैं उसको बिल्कुल भूल चुका था। उसको लेकर मैं आरोही को दुखी नहीं देखना चाहता था। मैं आरोही से प्यार बहुत करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत करती है, लेकिन इतना प्यार होने पर भी हमारी कहानी मज़ेदार नहीं है। खैर, मुझे जो मिला था मैंने उसमें ही खुश रहना सीख लिया था। मेरा आरोही के साथ सब कुछ सही चल रहा था, कुछ उतार चढ़ाव नहीं थे, बस जिंदगी नाम की गाड़ी चलती जा रही थी। पर मुझे नहीं पता था कि जल्द ही मुझे इस गाड़ी में तेजी से ब्रेक मारना पड़ेगा। अध्याय 3। अनजान लड़की। शाम के कुछ 6 बजने वाले थे और मैं सचिन की दी हुई कहानी पढ़ रहा था, लेकिन बहुत दिलचस्प थी। मैं पूरी तरह उसमें खो चुका था। तभी मेरा फ़ोन बजा। मुझे उम्मीद थी आरोही का ही होगा, क्योंकि वो रोज़ इसी समय फ़ोन करती थी, ऑफिस से निकलने का समय जो होता है। जैसे ही फ़ोन उठाने चला, वो किसी और का था। ट्रू कॉलर पर ए लिखा आ रहा था। किसका हो सकता है, सोचते हुए मैंने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो, किसी लड़की की भारी आवाज़ थी। आप कौन, मैंने पूछा। हम वही हैं जिसने फ़ोन किया है। अरे, मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ, मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा। मैं तो अपना नाम नहीं बता रही, उसने मस्ती भरे अंदाज में कहा। फिर क्यों बात कर रही हो? क्योंकि हम आपके चाहने वाले हैं, जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा। तुम कौन हो, मैंने पूछा। जान जाओगे, तुम्हें मेरे बारे में पता है क्या? मैं कौन हूँ, मैंने पूछा। हाँ पता है, इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुमको नाम बताना है तो बताओ, वरना मैं फ़ोन काट रहा हूँ, मैंने इस बार तेज़ आवाज़ में कहा। रुको रुको, कैसे इंसान हो तुम? एक लड़की तुम्हारा बनना चाह रही है और तुम हो दूर भाग रहे हो। यार, मुझे नहीं बनना किसी का, मैं पहले ही किसी का हो चुका हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, उसने पूछा। अरे, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है, समझी। ओह, तो तुम शादीशुदा निकले। मेरा तो दिल ही टूट गया, उसने नाटकीय अंदाज में कहा। मेरे मज़े ले रही थी, मुझे जोर से हंसी आ गई। मैं हंसते हुए ही बोला, यार तुम पागल हो गया। हाँ, मैं पागल ही हूँ और पागल ही रहना चाहती हूँ। मैं फिर हंसा और बोला, तुम अपनी आवाज़ को भारी करके क्यों बोल रही हो? क्या पता मेरी आवाज़ भारी ही हो, उसने शब्दों को तोड़कर कहा। तुम्हारी आवाज़ भारी नहीं है, तुम भारी करके बोल रही हो, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। अच्छा जी, मुझे इतना जल्दी समझ गए तुम? तभी मेरे फ़ोन में टुनटुन की आवाज़ हुई। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो आरोही का फ़ोन था। मैंने उसे कहा, चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मेरी वाइफ का फ़ोन आ रहा है। नहीं नहीं, फ़ोन मत रखो, फ़ोन मत रखो, उसने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। क्यों? मैंने आवाज़ को खींचते हुए कहा। तुम अपनी वाइफ से डरते हो क्या? तुम पागल हो क्या? इसमें डरना क्या है? वो इस समय ऑफिस से निकलती है तो मुझे कॉल करती ही है, मैंने कहा। अच्छा, ऐसा है क्या?
तुम हो कौन और क्या बात कर रही हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैंने पूछा। तब क्यों समझ रहे हो? बात करते रहो ना मुझसे, अच्छा लग रहा है। उसने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। हाँ हाँ, तुम भी कमाल हो। चलो अब फ़ोन रखो, मुझे वाइफ को फ़ोन करना है। मेरा इतना कहना था कि आरोही का फिर फ़ोन आ गया। मैंने उसका फ़ोन काट कर झट से आरोही का फ़ोन उठाया। वो एकदम से बोली, कहाँ बिजी हो? अरे पता नहीं यार, एक अनजान लड़की का फ़ोन था। पीछे नहीं हट रही थी, बड़ी पागल सी थी, पता नहीं कौन थी। मैंने आरोही से कहा, ओहो क्या बात है, मेरे किशन को आजकल लड़कियां भी फ़ोन कर रही है। आरोही ने मज़े लेते हुए कहा, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ ऑफिस से निकल गई? मैंने पूछा। हाँ निकल गई। और फिर उसने पूछा, सचिन आए थे? हाँ आए थे। उन्होंने बताया उस लड़की का नाम जिसके लिए लिखते हैं? उसने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। नहीं बताया यार, सारी बात बता दी, लेकिन जब लड़की का नाम बताने की बारी आई मुझे ऐसा घुमाया कि मैं पूरा ही घूम गया। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लेखक है वो, इतनी आसानी से दिल में दबी हुई बात बताएंगे नहीं। यही कला तो कलाकारों के पास होता है। शायद, मैंने कहा। तुम कब आओगे? यार सचिन की दी हुई कहानी पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे और लगेंगे, फिर आ जाऊँगा। खाने में क्या बनाऊँ? यार ये मत पूछो खाने में क्या बनाऊँ, काम वाली से ये पूछो, क्योंकि तुमने मेरे लिए आज तक कभी भी खाना बनाया नहीं है। मैंने ताना देते हुए कहा। हाँ हाँ ऐसा है क्या? चलो आज फिर मैं ही बनाऊंगी। लेकिन बनाऊं क्या? कुछ भी बना लो जो तुम बना सकती हो, बस मैगी को छोड़ देना। अच्छा ठीक है, आ जाओ। उसने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। अगले दिन शाम ठीक 6 बजे उसी लड़की का दोबारा कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाते ही कहा, यार कौन हो तुम और क्यों फ़ोन करती हो? अच्छा लगता है इसीलिए करती हूँ। उसने भारी आवाज़ में हंसते हुए फिर कहा। ये सुन मैं भी हंसा और मैंने कहा, यार तुम बड़ी मज़ेदार लड़की हो। हूँ ना मज़ेदार? छोड़ो आरोही को, मुझे ही रख लो। उसने झट से कहा। पागल हो गया? मैंने गुस्से से कहा। अले अले तुम तो बुरा मान गए। उसने मजे लेते हुए कहा। आगे से ऐसा मत बोलना, मैंने कहा। ज़्यादा अच्छी है क्या आरोही? उसने सवाल किया। ज़्यादा अच्छी तो है ही, बहुत ज़्यादा प्यारी भी है। अच्छा जी, इतनी तारीफ? उसने कहा। हाँ जी इतनी ही तारीफ बस। मुझसे आरोही की तारीफ करवा कर तुम्हें क्या मिल रहा है? उसने सवाल किया। मैं कब तुमसे उसकी तारीफ करवा रही हूँ? तुम मुझसे करवा रही हो बार बार उसका जिक्र करके। हाँ मैं ही कह रही हूँ कि उसकी तारीफ करो। यार तुम पागल हो क्या? मैं फ़ोन काट रहा हूँ, मैंने झुंझलाते हुए कहा। अच्छा रुको बस, वैसे करती क्या है आपकी आरोही? वो कोटक बैंक में है, मैंने बताया। ओह क्या बात है, पर तुम तो बेले इंसान हो। उसने मजे लेते हुए कहा। मैं क्यों बेला हूँ? मैंने तेज आवाज में कहा। बेला यानी खाली। तो क्या हो? उसने पूछा। यार हद है, यार हद है। अब मैं तुमको क्यों बताऊं? वाइफ के बारे में तो बता दिया, अपने बारे में क्यों नहीं बताते? उसने कहा। अब मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, मैंने चिढ़ते हुए कहा। बता भी दो ना, वो बच्चों की तरह बोली। मैं उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, यार तुम्हें चाहिए क्या? मेरी ज़िंदगी एक ढलती शाम है, मुझे सवेरे का सूरज चाहिए, लाकर दोगे वो सूरज? उसने गंभीर भाव से कहा। ये सुनते ही मैं चौंक गया और झट से बोला, मतलब? मुहावरे समझ नहीं आते या मतलब पूछने की आदत है? उसने कहा। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही आरोही का फ़ोन आ गया। चलो मैं रखता हूँ, आरोही का फ़ोन है,
बड़े डरते हो वाइफ से, उसने फिर ताना दिया। इसमें डरने की बात क्या है, मैंने चिढ़ते हुए कहा। तो शायद उसे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास नहीं होगा। मेरी आरोही को उसकी मोहब्बत पर पूरा विश्वास है, मैंने गुस्से से कहा। हाँ, देखा है विश्वास, तभी तो उसका फ़ोन आते ही तुम किसी से बात करते हुए फ़ोन काट देते हो। इस पर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं उसे कुछ सुनाने को हुआ कि आरोही का फ़ोन फिर आ गया और मैंने उसका फ़ोन काट दिया। उस अनजान लड़की से बात कर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। कोई तो थी वो जो किसी मकसद से फ़ोन कर रही थी। अगली शाम तक मैं बेचैन रहा, शायद उसको समझने के लिए या उसकी पागलों वाली बातें सुनने के लिए। मैंने घड़ी देखी, 6 बज रहे थे। उसके फ़ोन आने का समय हो गया था। मेरा सोचना ही था कि फ़ोन बज उठा। वही थी, मेरे फ़ोन उठाते ही बोली, आरोही के पति कैसे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हूँ, तुम बताओ। हम तो अच्छे हैं, अब आसमानों में जाकर ही होंगे। उसने शांत भाव से कहा। मतलब बहुत पूछते हो, उसने कहा। चलो नहीं पूछता, लेकिन तुम बताओ तो सही, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? क्यों फ़ोन करती हो मुझे? मैं तुम्हारी हूँ, कोई तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा लगता है तुमसे बात करना, इसीलिए फ़ोन करती हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आरोही का हूँ और किसी का नहीं। आरोही में ऐसा क्या मिल गया जो उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है? उसने कहा। आरोही में एक चीज़ हो तो बताऊं, उसमें अनगिनत खूबियाँ हैं, और उसके अलावा किसी और को देखूं भी तो कैसे? देखता हूं तो उसकी आंखें मुझसे नाराज़ हो जाती है। अच्छा जी, उसने मज़े लेते हुए कहा, शब्दों को खींचते हुए। हाँ जी, ऐसा ही है। अब बताओ भी, तुम कौन हो? मैंने फिर पूछा। बता दूंगी तो छोड़ दोगे आरोही को? वो हंसने लगी। मैंने भी हंसते हुए कहा, ये तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम बताओ, तुम हो कौन? कल बताऊं तो? उसने कहा। क्यों, कल क्या है? शुभ मुहूर्त। और फिर से आरोही का फ़ोन आया। मैंने उसका फ़ोन बीच में ही काट दिया, लेकिन अब मुझे बेचैनी होने लगी थी। वो कौन है? क्यों मुझे वो कोई अपनी सी लगती है? ये अनजान अपना सा क्यों लग रहा है? इसकी बातों में दर्द क्यों झलक रहा है? जो हवा खो गई थी वो वापस तो नहीं आ रही। अगर वो आ रही है तो खुशी सैलाब दोनों क्यों ला रही है?